हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। समाजशास्त्र के अंतर्गत आज से हमारा एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, ढंग एवं कारक। तो ये सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ प्रक्रिया है। ये अच्छाई या बुराई को प्रकट नहीं करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन जब हमें इसमें मतलब सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जैसे कि अगर हम दिशा, परिवर्तन का क्रम, सामाजिक मूल्य, गुण और मात्रा इन सभी का समावेश करते हैं तो परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं की अवधारणाएं जैसे वृद्धि, अनुकूलन, विकास, उद्विकास, प्रगति, अवनति, क्रांति इन सभी का हमें पता चलता है। और अनेक बार ये भी देखा गया है कि ये अलग अलग जो अवधारणाएं हैं इनका प्रयोग कई समाजशास्त्रियों ने भूलकर, यहाँ तक कि समाज वैज्ञानिकों ने भी इनमें अंतर नहीं स्पष्ट कर पाए। लेकिन इनमें काफ़ी अंतर होता है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्पटन में भी उद्विकास, प्रगति और विकास में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन इनमें अंतर होता है। तो इनमें किस तरह से अंतर होता है, इनकी प्रक्रियाएं, ढंग, कारक किस तरह से काम करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम आज इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। तो सबसे पहला है उद्विकास। देखिए, उद्विकास की अगर हम अर्थ और परिभाषा को देखें तो किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को हम उद्विकास कहते हैं। ये सीधी सरल भाषा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से उद्विकास का यह एक अर्थ जो है ये अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु या सव्याव यानी कि ऑर्गेनिज्म कोई चीज़ क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेना या एक कोश यानी एक सेल का मानव शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाना, ये सभी उद्विकास के उदाहरण हैं। देखिए, इस प्रकार जब हम किसी वस्तु के गुण, ढांचे या कार्य में एक निश्चित दिशा की ओर निरंतर परिवर्तन में होते अगर देखते हैं तो यही उद्विकास होता है। अगर हम उद्विकास को एक सूत्र द्वारा अगर प्रकट कर सके तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे उद्विकास इज इक्वल टू निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता। उद्विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री स्पेंसर लिखते हैं कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण और उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक निश्चित और असंबंध समानता में निश्चित और संबंध भिन्नता में बदल जाता है। यानी कि उद्विकास में किसी वस्तु में परिवर्तन समानता से विषमता की ओर होता है। इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि हो जाती है और यही उद्विकास है, ऐसा स्पेंसर जी ने कहा। इसी के साथ मैकायो और पेज ने भी लिखा है कि जब परिवर्तन में निरंतरता नहीं होती है और परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ये ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। मैकायर ने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन भी कहा है। इसी के साथ समाजशास्त्री आर्गमन और नेमकॉफ ने भी उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है। तो इस तरह से सभी समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से उद्विकास का परिभाषा दिया है। यानी कि इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है और इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। अब हम समाजशास्त्री डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत को समझेंगे कि किस तरह से वो मतलब उद्विकास के सिद्धांत को दिए हुए हैं। तो ये डार्विन जी का मानना था कि प्रारंभ में जीव बहुत सरल कोटि का होता है। उसके अलग अलग अंग इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता और नहीं पृथक किया जा सकता है। अलग अलग अंगों में निश्चित संबंधता होती है, लेकिन धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होने लगता है। उसके अलग अलग अंग स्पष्ट होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं तो उनमें क्या होता है, उनका जो स्वरूप है वो भी स्पष्ट होने लगता है। यानी उदाहरण के लिए जब बीज प्रारंभ में सरलता व अस्पष्टता के रूप में दिखाई देता है, यानी एक बीज के रूप में दिखाई देता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है। जड़, तना और पत्ती ये सभी कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, अलग होने लगते हैं उससे। तो इसी प्रकार से प्रारंभ में एक भ्रूण क्या होता है, एक मांस होता है, एक पिंड होता है और धीरे धीरे उसमें हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख ये सभी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो उद्विकास का ये प्रथम चरण है जिसमें सरलता, अस्पष्टता और अभिन्नता धीरे धीरे जटिलता, स्पष्टता और संबंधता से
बदल जाती है। जीवन के उच्च विकास के दूसरे चरणों में अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करने लगते हैं। उनमें श्रम विभाजन पैदा हो जाता है। जैसे जड़ें भोजन प्राप्त करती हैं, तना पेड़ को खड़ा करता है और पत्तियां हवा धूप ग्रहण करने का कार्य करती हैं। प्राणियों के अलग अलग अंग जैसे हाथ पाँव नाक कान आँख अपने अपने निर्धारित कार्य करने लगते हैं। अंगों के अलग अलग जो स्पष्ट होने में उनमें जो परस्पर निर्भरता होती है, संबद्धता होती है, वो भी हमें नज़र आने लगती है। एक अंग पर पड़ने वाला प्रभाव दूसरे को भी प्रभावित करता है, ये भी हमें पता चलता है। जैसे पेट खराब होने पर उसका असर दूसरे अंगों पे भी पड़ता है। इसी तरह से उद विकास की यह प्रक्रिया निरंतर और धीमी गति से अलग अलग चरणों में होती है। इसी के साथ नया रूप सामने आने पर ही परिवर्तन ज्ञात होता है। तो इस तरह से उद विकास के दौरान वस्तु के आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन आता है। सामाजिक उद विकास का सिद्धांत डार्विन के उद विकासवाद पर आधारित है। इसीलिए डार्विन के उद विकासी विचारकों को जान लेना बहुत आवश्यक था, जो कि अब हमने समझ लिया कि किस तरह से उनके विचार थे। अब देखिए, सामाजिक उद विकास को अब हम समझेंगे। डार्विन के उद विकासी सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय अंग्रेजी समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और सवयवों में समानता स्थापित कर सामाजिक उद विकास की अवधारणा का निरूपण किया। स्पेंसर का मानना था कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से भिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर होता है, उसी प्रकार से समाज का विकास भी सरलता व समानता से जटिलता और भिन्नता की ओर होता है। शुरू में तो समाज में अलग अलग अंग अस्पष्ट थे और उनके कार्य घुले मिले हुए थे। ये स्थिति अनिश्चितता की थी, लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। समाज के अलग अलग संगठन और संस्थाएं कहीं न कहीं पृथक पृथक दिखाई देने लगी। उनमें कार्य विभाजन पैदा हुआ और विशेषीकरण पनपा। उदाहरण के लिए प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य किसी एक ही संगठन व संस्था से संबंधित थे, लेकिन धीरे धीरे इन कार्यों को करने वाले अलग अलग संगठन व संस्थाएं बनी। इसमें समाज में जटिलता व भिन्नता की वृद्धि भी हुई। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ी। इसीलिए समाजशास्त्री स्पेंसर लिखते हैं कि शुरू में कोई सामाजिक संगठन अस्पष्ट होता है, धीरे धीरे उसमें विकास अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। प्रथाओं में स्थायित्वता आ जाने से कानून का रूप धारण कर लेता है समाज उसके अंतर्गत। इसी प्रकार से समूह की सामाजिक संस्थाएं प्रारंभ में एक दूसरे से मिली हुई लगती हैं, लेकिन कालांतर में वे एक दूसरे से अलग होकर स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यानी कि आदिम समाजों में हमें विभिन्न संस्थाओं का अभाव दिखाई देता है और उनमें प्रकारात्मक विभेदीकरण भी नहीं मिलता है। किंतु जब नवीन परिवर्तनों के कारण उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपा, तो यह औद्योगिक और जटिल समाज में परिवर्तन होता जाता है, जिसमें अनेक भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन जटिल समाज की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों में पारस्परिक निर्भरता भी पाई जाती है, क्योंकि एक संगठन एक ही प्रकार का कार्य कर पाता है, इसीलिए अन्य कार्यों के लिए दूसरे संगठनों पर निर्भर होना पड़ता है। देखिए, उद विकास की यह प्रक्रिया धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक और सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। जैसे कि अब हम समाज व सांस्कृतिक के क्षेत्र में सामाजिक उद विकास का जो उल्लेख किया गया उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, समाज और सांस्कृतिक उद विकास ये समाजशास्त्री मॉर्गन ने दिया है। मॉर्गन ने मानव समाज के उद विकास के लिए 3 स्तर बताए: जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्यता की अवस्था। इन 3 अवस्थाओं को उन्होंने माना और साथ ही प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्य और उच्च स्तरों में बांटा। पहला स्तर उन्होंने जंगली अवस्था बताया। मानव के सामाजिक जीवन की यह प्रथम अवस्था थी। इस समय मानव का जीवन संघर्षपूर्ण और कष्टमय था। किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चाहे वो कंद फूल, भोजन, निवास हो, सब के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। मानव इतिहास में यह काल सबसे लंबा था। सामाजिक परिवर्तन और दशाओं की दृष्टि से इस काल को मॉर्गन ने 3 भागों में बांटा। पहला जंगली अवस्था का निम्न स्तर, फिर जंगली अवस्था का मध्य स्तर और तीसरा जंगली अवस्था का उच्च स्तर। इसी तरह से उन्होंने जो दूसरी अवस्था है, बर्बर अवस्था, इस अवस्था में भी मानव का सामाजिक जीवन पहले की अपेक्षा कुछ अधिक उन्नत उन्होंने बताया और इसे भी
3 उपभागों में बांटा। बर्बर अवस्था का निम्न स्तर, बर्बर अवस्था का मध्य स्तर और बर्बर अवस्था का उच्च स्तर। और इसी के साथ उन्होंने सभ्यता की अवस्था यानी कि तीसरे स्तर को बताया। इस सभ्यता की अवस्था जो कि तीसरा स्तर था मार्गन जी का, इसको भी उन्होंने 3 भागों में बांटा। सभ्यता की निम्न अवस्था, सभ्यता अवस्था का मध्य स्तर, सभ्यता का उच्च स्तर। और इस स्तर को उन्होंने बताते हुए कहा कि ये स्तर अब तक चल भी रहा है। और इसी के साथ आर्थिक जीवन का उद्विकास भी समाजशास्त्रियों ने बताया। देखिए, मानव के आर्थिक जीवन का उद्विकास 4 चरणों में बांटा गया। शिकार करने व भोजन एकत्रित करने के स्तर को पहला स्तर माना गया, दूसरा चारागाह स्तर और तीसरा कृषक स्तर। इसी के साथ चौथा औद्योगिक स्तर। ये आर्थिक जीवन का उद्विकास था। इसी स्तर के अंतर्गत समाजशास्त्रियों ने आर्थिक जीवन के उद्विकास को रखा। आर्थिक जीवन का उद्विकास के बाद समाजशास्त्रियों ने पारिवारिक जीवन के उद्विकास को बतलाया। देखिए, इसमें क्या था, समाजशास्त्री बैकहोफन और मार्गन ने परिवार के उद्विकासीय क्रम को प्रस्तुत किया। बैकहोफन का मानना है कि प्राथमिक अवस्था में पारिवारिक जीवन अनिश्चित और शिथिल था। उस समय कामाचार की स्थिति थी और पितृत्व और निश्चितता थी। धीरे धीरे ये अवस्था में परिवर्तन आया और बहुपति विवाह परिवार की स्थापना हुई। और जब जीवन यापन के साधनों में वृद्धि हुई तो बहुपत्नी विवाह परिवार जो था ये इसका उदय हुआ। इसी के साथ सभ्यता व संस्कृति के विकास के साथ साथ विवाह और परिवार से संबंधित विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की धारणा विकसित हुई कि स्त्री पुरुष समान है और एक विवाही परिवार की स्थापना हुई। समाजशास्त्री लुक्स मार्गन ने परिवार के उद्विकासियों की इन्होंने तो 5 स्तर बताए। समरक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडोनियम परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक ही परिवार विवाह। इसी के साथ समाजशास्त्रियों ने कला के उद्विकास को भी बतलाया। देखिए, एस.सी. हैटन ने कला का उद्विकास प्राकृतिक प्रतीकात्मक और ज्यामितिक स्तर से माना है। यानी कि शुरू में मानव प्राकृतिक दृश्यों को ज्यों का त्यों ही चित्रित करता था। फिर उसने प्रतीकों के माध्यम से वस्तुओं को चित्रित किया और उसके बाद रेखाओं के माध्यम से कला का प्रदर्शन किया। इसी के साथ धर्म का उद्विकास को भी बतलाया गया है। इसके अंतर्गत समाजशास्त्री टायलर ने धर्म के उद्विकास को बताते हुए लिखा है कि टायलर ने धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर माना है। यानी कि उनके हिसाब से प्रारंभ में मानव ने प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति के पीछे एक देवता की कल्पना की। इससे बहुदेववाद का जन्म हुआ और कई देवी देवताओं की पूजा व आराधना की जाने लगी। आज यह धारणा प्रचलित है कि ईश्वर एक ही है, उसके नाम और स्वरूप अलग अलग हैं। तो इस तरह से कला के उद्विकास और धर्म के उद्विकास को भी बतलाया गया। समाजशास्त्र विषय के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।